हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द ईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, पिछली जो मैंने क्लास आपको यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के एमसीक्यू जो बताई थी, वो दोस्तों मैंने आपको संविधान की समितियां और उनके राज्यों का पुनर्गठन को लेकर के बताई थी। आज की क्लास जो रहने वाली है दोस्तों यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए, वो रहेगी मौलिक अधिकार को लेकर के। तो आप लोग बने रहिए बराबर क्लास में और मौलिक अधिकार का आनंद उठाएं। ठीक है, बहुत जबरदस्त दोस्तों ये चैप्टर है और प्रयास करेंगे इस मौलिक अधिकार से कोई सवाल बाहर ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें अगर, तो देखो लिखा हुआ यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2026 मौलिक अधिकार कथन कारण पर आधारित। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार पर दोस्तों क्या है, आधारित है। तो आइए पहला जो सवाल है दोस्तों इसको देखते हैं जरा। तो पहला जो सवाल दिया हुआ है वो दोस्तों क्या कह रहा, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल कहा गया है, कथन 1 अनुच्छेद 14 विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। कारण में अगर बात करें, अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 14 है वो भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है। तो इसका मतलब इसका कथन जो है ये तो सही है, लेकिन कारण में इसने ये कहा कि अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब कारण भी सही कह रहा, क्योंकि अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ए और आर दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है। तो और इसमें दोनों सही है, कारण नहीं करता। तो ए विकल्प इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ए आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद जो 14 है दोस्तों, अनुच्छेद 14 ये समता का अधिकार बताता है। समता का अधिकार, समता का अधिकार, क्लियर। और समता का अधिकार का मतलब कानून सभी के लिए बराबर है। कानून जितने भी देश के नागरिक है सबके लिए इक्वल है। हर एक व्यक्ति पर कानून समान ढंग से लागू हो। ठीक है। और दोस्तों इस 14 में एक बात और कही गई है, जो कानून है ये अपवाद, 14 अपवाद किसके लिए लेकर के है, जिस पर ये लागू नहीं होगा। तो दो व्यक्तियों पर ये दोस्तों कानून क्या रहेगा, अपवाद, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो अनुच्छेद 14 जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होता है। इन दो व्यक्तियों के लिए क्या माना जाता है, अपवाद माना जाता है। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर यह क्या माना जाता है, अपवाद माना जाता है, अनुच्छेद 14। क्लियर। और दोस्तों अनुच्छेद 14 में हमें दो बातें मिलेंगी। दो बातें कौन कौन सी, एक मिलेगा विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समक्ष समता, समता। ठीक है, समात लिख गया, यहां पर दोस्तों क्या लिखना है, समता लिखना है, समता, विधि के समक्ष समता। और विधियों में समान आरक्षण, विधियों में समान आरक्षण, विधियों में समान आरक्षण। ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में ये दो बात कही गई है। ये जो विधि के समक्ष समता है दोस्तों, ये अवधारणा आपकी कहां से ली गई है, ब्रिटेन से, और ये वाली अवधारणा यूएसए से ली गई है। इसका मतलब कानून जो है हर एक व्यक्ति के लिए समान है, कानून से बढ़कर के कोई भी ऊपर नहीं है, चाहे वो नागरिक हो और चाहे कोई वो व्यक्ति किसी भी पद पर क्या हो, स्थित हो, इस कानून से बढ़कर के वो व्यक्ति नहीं है। तो विधि के समक्ष समता का मतलब कानून सभी के लिए बराबर है और कानून से बढ़कर के कोई भी व्यक्ति नहीं है, कानून से बढ़कर के कोई भी व्यक्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोग विशेष बात याद रखना। इधर असमान परिस्थितियों में भी समान अवसर दिए जाएंगे, जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे होंगे, अगर इनके साथ कोई असमान परिस्थितियां हैं तो इनको भी समान अवसर दिए जाएंगे। जैसे महिलाओं का अलग कानून बनता है, बच्चों का अलग बनता है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, असमान। ठीक है। तो इसका जो सवाल का जो आंसर था तो दोस्तों आपका क्या था, ए विकल्प सही था, ए सही था। ठीक है।
तो आप एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला अगला जो सवाल दिया हुआ है, कथन है अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। ठीक है, ये दोस्तों कथन में कहा गया। कारण क्या कह रहा, अनुच्छेद 15 में नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार है, तो इसका मतलब कथन ये सही है। ठीक है, और फिर कहा गया अनुच्छेद 15 में नागरिक शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो कारण भी इसकी व्याख्या करता है। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यानी दोनों सही है और कारण इसकी सही क्या करता है, व्याख्या करता है। अब दोस्तों अगर बात करें तो जरा देखना, अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें तो भारतीयों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार है, भारतीयों को केवल प्राप्त जो मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो मौलिक अधिकार है ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। और देखो कहा था अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिक पर लागू होता है, 15 लिखा हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों अगर बात करें भारतीय और प्लस विदेशी, भारतीय प्लस विदेशी, इनको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, 14, 20, 21, 21 का और 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये जितने भी मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं ये भारतीयों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है, और ये मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो केवल भारतीयों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30, और भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को जो प्राप्त है 14, 20, 21, 21 का 22 से लेकर के 28 तक। इस हिसाब से देखो अनुच्छेद 15 में नागरिक शब्द का भी तो कहा गया है, नागरिक में दोनों आ जाएंगे यानी विदेशी और भारतीय। ठीक है, अनुच्छेद 15 में नागरिक इसीलिए शब्द यूज किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर और आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आइए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या सवाल है, कथन 3, इस पर आते हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, सार्वजनिक मतलब सरकारी जो रोजगार है उसमें अनुच्छेद 16 समान अवसर प्रदान करता है। ठीक, मान ली भाई। और आते हैं, कारण क्या कह रहा, यह अधिकार निजी कंपनियों की नियुक्तियों पर भी लागू होता है। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, सार्वजनिक पद को लेकर के जितनी भी भर्तियां होंगी उन पदों के आधार पर भेदभाव भर्ती को लेकर के नहीं किया जाएगा, लेकिन निजी कंपनी की कहीं पर भी इसमें बात नहीं की गई। इसका मतलब कारण तो गलत है, कथन ए सही है और सी विकल्प देखो कथन सही है कारण गलत। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। क्योंकि निजी कंपनियों पर यह अधिकार दोस्तों कहां लागू होता है, केवल सार्वजनिक अवसर पर यह अधिकार क्या होता है, लागू होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद जो 16 है, 16A में अगर बात करें तो क्या कहा गया है, सार्वजनिक पदों पर समान अधिकार प्राप्त होंगे, सार्वजनिक पदों पर समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस क्वेश्चन को दोस्तों इधर लगा लेते, थोड़ी जगह निकल आएगी। सार्वजनिक पदों पर समान अधिकार होंगे, समान अधिकार होंगे। ठीक है, यानी अगर कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है, सरकारी भर्ती है, तो उसमें
हर एक व्यक्ति को इस पद को लेकर के क्या दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है। और 16(2) में दोस्तों क्या बात कही गई है, कहा गया धर्म, जाति, रंग, रूप। इसमें जो बात दोस्तों कही गई वो क्या कही गई, तो आइए देख लेते हैं। कहा ये गया धर्म, जाति, रंग, रूप। ठीक है, धर्म, जाति, रंग, रूप, लिंग, वचन, लिंग, वचन। क्लियर। ठीक है। आदि के आधार पर सार्वजनिक भर्ती में या सार्वजनिक पदों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो दो बातें हो गई। 16 में सार्वजनिक पद को लेकर के भेदभाव नहीं होगा ए। 16(2) में क्या कह रहा, कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म का, किसी जाति का, काला, गोरा, रंग, रूप, तो इनके आधार पर भी सार्वजनिक पदों को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो इस सवाल का सी दोस्तों विकल्प आपका सही था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों जो है, आइए देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। कारण क्या कह रहा, अस्पृश्यता का व्यवहार कानून द्वारा दंडनीय है, दंडनीय है। तो इसका मतलब दोनों सही लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत भी है और अस्पृश्यता का व्यवहार कानून द्वारा क्या, दंडनीय अपराध। तो दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है। तो इस सवाल का जो आंसर था बच्चों वो क्या था आपका, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ये जो आर्टिकल जो 17 है, इसमें दोस्तों अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कहा गया है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, या छुआछूत का अंत। ठीक है। अब दोस्तों मन में ये आएगा अस्पृश्यता क्या होती है। तो अस्पृश्यता की बच्चों अगर बात करें हम लोग, तो अस्पृश्यता किसी को पूजा करने पर रोक, पूजा पर रोक। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को पूजा करने से रोकता है तो अस्पृश्यता मानी जाएगी। ठीक है। सार्वजनिक स्थल पर रोकता है जाने से, सार्वजनिक स्थल पर रोक, सार्वजनिक स्थल पर रोक। तो अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर जाने से आपको जाने से रोकता है तो अस्पृश्यता मानी जाएगी। ठीक है। व्यापार में भेदभाव करता है, व्यापार में भेदभाव, तो दोस्तों अस्पृश्यता मानी जाएगी। मंदिर में जाने पर रोक करता है, अस्पृश्यता मानी जाएगी। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके कुछ अर्थ ये रहे। अगर आपको कोई पूजा करने से रोकता है, सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोकता है, मंदिर में जाने से रोकता है, व्यापार में भेदभाव करता है, तो आर्टिकल 17 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है। और जब किसी भी मौलिक अधिकार में किसी आर्टिकल का उल्लंघन होता है, क्या होता है, उल्लंघन, तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उसकी शिकायत सीधे सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत उसकी शिकायत सीधे हाई कोर्ट में कर सकता है। तो अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उसकी शिकायत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है और अनुच्छेद 226 के तहत उसकी शिकायत कहां की जा सकती है, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो ए उत्तर इस सवाल का सही था। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ और आगे बातें देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला दो दोस्तों जो कथन कारण दिया हुआ है वो क्या है, तो आइए देखते हैं। कथन है अनुच्छेद 19 में
अनुच्छेद 19 के अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। कारण अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप अगर दोस्तों इसमें अगर हम लोग बात करें तो जरा देखो, अभी मैंने आपको अनुच्छेद बताए थे कौन कौन। भारतीयों को जो प्राप्त है मौलिक अधिकार है भारतीयों को, वो कौन कौन से हैं? तो 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल और केवल जो मौलिक अधिकार है किनको दिए गए? भारतीयों को। अब जरा देखो 19 इसमें है तो अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अब विदेशी तो है नहीं, तो दोस्तों कथन तो गलत हो जाएगा। कारण सही लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। देखो दोस्तों हल्का सा कट रहा होगा, देखो जूम कर देता हूं, डी में लिखा है कथन गलत, कारण सही है। तो इस सवाल का जो आंसर था दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार अब इसको मैं नीचे कर देता हूं तो डी हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको ये दिखे एकदम अच्छे से। क्लियर? अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा। आर्टिकल 19 की अगर बात करें तो 19 में है क्या, तो आइए देख लेते हैं। 19 में दोस्तों क्या है? सबसे पहले बात करें 19A 1A, या का भी लिखा मिलता है, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, और इसी में दोस्तों और है प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, 19A में। और है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, फहराने का अधिकार। अब 19A में दोस्तों ये भी कहा गया है अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो अपनी बात लिखकर बता सकता है, चित्र के माध्यम से बता सकता है, कार्टून के माध्यम से बता सकता है, फिल्म के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, इशारों के द्वारा बता सकता है। इतनी बात दोस्तों इस अनुच्छेद 19A में दी गई है। तो ये ध्यान रखना, बोलने की स्वतंत्रता 19A, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता 19A, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार 19A। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। फिर कुछ बातें और आगे करते हैं। ये हो गया। आइए देखते हैं। तो ये 19A था। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 19A खा लिख देते हैं। 19A खा। ठीक है, वो आपका चाहो तो यहाँ पर ए लिख दो या का लिख दो या ऐसे ए लिख दो, वो एक ही बात है। तो 19A खा में क्या है? शांतिपूर्वक सभा या संघ बनाना, शांतिपूर्वक सभा बनाने की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, वो भी शांत तरीके से, कोई शोर शराबा नहीं करोगे, क्योंकि आर्टिकल जो 19 है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। इसके बाद अगर बात करें 19(1) क्लॉज सी सब क्लॉज सी, तो इसमें सभा या संगठन बनाना, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19A में बोलने की, प्रेस की, मीडिया की स्वतंत्रता। खा में बात करें तो शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। और 19A सी में बात करें तो सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और 19A घा में अगर बात करें, 19(1) और घा, तो देश के अंदर कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता या आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। तो देश के अंदर कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता या आवागमन की
स्वतंत्रता, और घा के बाद डा आएगा, देश के अंदर कोई भी आजीविका या व्यापार चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो 19A में बोलने की, प्रेस की, मीडिया की। बी में बात करें तो शांतिपूर्वक सभा। ठीक है, सी में बात करें तो सभा या संगठन बनाना, और डी में देश में आवागमन की स्वतंत्रता, और इसके बाद डी के बाद ई जो आएगा जिसे हिंदी में डा कहते हैं, देश में आजीविका या व्यापार चलाने की भी क्या रहेगी, स्वतंत्रता। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर और आगे बात करते हैं। अगला जो कथन है वो दोस्तों क्या है, तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है, क्लियर। और अनुच्छेद 20 आत्म अभिसयन के विरुद्ध भी संरक्षण देता है। तो इसका मतलब कि दोनों आपके सही है, और समस्या क्या है, ये तो सही लिख रहा आपको देखने से, लेकिन देखो 20 तो सही है, दोहरे दंड में सुरक्षा, लेकिन जो ये कारण लिखा हुआ आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण देता है, तो ये दोस्तों कारण मैच नहीं हो रहा। कथन तो सही है, ठीक है, दोनों ये, लेकिन इसका कारण जोड़ के लिखेंगे तो ये सही नहीं है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। दोनों सही है पर कारण सही व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। तो अनुच्छेद 20 है क्या, अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है एक अपराध के लिए एक बार सजा होगी। एक अपराध के लिए, अपराध के लिए एक बार सजा होगी, एक बार सजा होगी। ठीक है, एक अपराध के लिए एक बार सजा होगी, और वर्तमान में जो कानून चल रहा होगा दोस्तों उसी के तहत ही हमें सजा मिलेगी, उसी के तहत ही। तो आर्टिकल 20 में दोस्तों ये बात कही गई है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार, इनकी अगर बात करें मौलिक अधिकार, तो ये दोस्तों कौन से भाग में है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है दोस्तों कैसी है, नकारात्मक, नकारात्मक, क्योंकि राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए प्रकृति नकारात्मक है। क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए, राज्य को नहीं। तो राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, राज्य की शक्ति को कम करते हैं, इसलिए मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, नकारात्मक। मौलिक अधिकार की दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी, तो शुरुआत में बात करें तो ब्रिटेन से दोस्तों हुई थी, ब्रिटेन से। कब, 1215 में। ब्रिटेन का एक सम्राट था जॉन, ठीक है, 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा वहां के नागरिकों को एक लिखित दस्तावेज दिया गया था अधिकार सहित, जिसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी 1215 में, ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा, ठीक है। और 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें भी दोस्तों मौलिक अधिकार की क्या की गई थी, मांग की गई थी कराची अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष। और इसमें भी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकार की क्या की गई थी, मांग। मौलिक अधिकार दोस्तों लिए कहां से गए हैं, तो यूएसए देश के संविधान से, यूएसए देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, लिए गए हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर और आगे देखते हैं। अगला सवाल आइए, अगला सवाल दिया हुआ समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है, तो अनुच्छेद 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24। तो बी विकल्प हो जाएगा, ठीक है, बी। अनुच्छेद 14 जो है, 14 से 18 तक समानता का क्या है, अधिकार है, अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जरा देखना, जरा देखना, इसको मैं किनारे करता हूं, इस पर डिटेल देखना। वर्तमान में अगर बात करें
तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 है। कौन कौन? पहला है समता का अधिकार, समता का अधिकार, क्लियर। और ये दोस्तों जो अधिकार है कौन से आर्टिकल तक है? 14 से 18 तक। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है दोस्तों। स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें दोस्तों मिलेगा, ये कौन से आर्टिकल में मिलेगा? 19 से 22, स्वतंत्रता। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध जो दोस्तों अधिकार हमें मिलेगा, ये कौन से आर्टिकल में? 23 से 24, क्लियर, 23 से 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा अधिकार, ठीक है दोस्तों। ये हमें मिलेगा 29 से 30। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कौन से आर्टिकल में मिलेगा? 32 में। तो वर्तमान में दोस्तों ये 6 मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार 14 से 18 जो ऑप्शन में दिया हुआ था। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसी अनुच्छेद 32 को ही दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। और एक दोस्तों पहले संपत्ति का एक अधिकार था, संपत्ति का तो 7 हुआ करते थे, लेकिन हुआ क्या? 44वां संशोधन हुआ था 1978 में दोस्तों। तो इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके संपत्ति का जो अधिकार था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, इसको समाप्त करके दोस्तों किसमें जोड़ा गया? 300 का में जोड़ करके कानूनी अधिकार बनाया गया। तो अगर आपसे कहे संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको 300 का, अनुच्छेद 300 का में जोड़ करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तब से वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए अगला जो सवाल दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 14, 21, 19, 20। तो अभी मैंने बताया था केवल जो भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार है वो कौन से हैं? देखो कौन कौन से केवल भारतीयों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 और 30। ये सभी अधिकार केवल और केवल किसे प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। तो देखो 19 में मिलना, ठीक है। अनुच्छेद 21 की अगर बात करें तो इसमें कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति के प्राण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से लिए जाएंगे, यानी कोई कानून बनेगा, विधि द्वारा कोई प्रक्रिया स्थापित होगी, तभी प्राण लिए जाएंगे। और इसी अनुच्छेद 21 में दोस्तों एक अधिकार आता है जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। कौन सा अधिकार दोस्तों आता है? जीवन जीने का अधिकार, क्लियर। अब इस जीवन जीने के अधिकार में दोस्तों जो अधिकार आते हैं, तो आइए जरा उनको देख लेते हैं। जीवन जीने के अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं दोस्तों? देखो शिक्षा का अधिकार एक आएगा। कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये आ जाएगा। और सोने का अधिकार,
जीवन जीने के अधिकार में दोस्तों आ रहा है ये, ठीक है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, क्लियर। और जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, और महिलाओं का सम्मान करने का अधिकार, महिलाओं का सम्मान करने का अधिकार, विदेश में यात्रा करने का अधिकार या विदेशी यात्रा का अधिकार, ठीक है। तो जीवन जीने के अधिकार में कुछ ये अधिकार मैंने लिखे हुए हैं। निजता का जो अधिकार है, इसका मतलब किसी की प्राइवेसी बातों को जानना क्या कहलाता है, निजता कहलाता है, किसी की प्राइवेसी बातें जानना, ठीक है। और भी आ जाएंगे, महिलाओं के लिंग परीक्षण का अधिकार, महिलाएं बच्चे को जन्म दे या ना दे, ठीक है, वो शादी के बाद हो रही कि पत्नी चाहती है 2 साल बाद बच्चे पैदा करेंगे, पति जबरदस्ती कर रहे हैं, तब भी जीवन जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। तो जीवन जीने के अधिकार में मैंने कुछ अधिकार लिख दिए हुए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और बात करते। आइए अगला। तो दोस्तों अगला जो लिखा हुआ है अस्पृश्यता, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 अभी मैंने बताया था। 16 में क्या था, सरकारी पदों पर समान अवसर, अभी मैं बता चुका हूं, समान अवसर मिलेगा। और दोस्तों धर्म, जाति, रंग, रूप, लिंग के आधार पर सरकारी पदों को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 दोस्तों क्या है, उपाधियों का अंत, क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियां मतलब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, अगर करेगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। नए लोग लगाए देते राय बहादुर सर, जैसे गांधी जी को 1915 में केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इस समय गांधी जी अगर होते तो राष्ट्रपति की पहले क्या लेनी होती, अनुमति, ठीक है। उपाधियां, और दोस्तों अपवाद किसका, किन किन उपाधियों को छूट है, जैसे सेना की उपाधि, इनका अंत नहीं होगा, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है, इन सभी उपाधियों का अंत नहीं होगा। फिर दोस्तों इसी 18 में एक मुद्दा ये उठा, जितने पुरस्कार दिए जाते, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, तो मामला उठ गया ये भी तो उपाधियां है, तो 1 साल के लिए पुरस्कार बंद कर दिए गए। लेकिन एक केस आया था बालाजी राघवन केस 1996 में, 91 में, बालाजी राघवन केस 1991 में आया था। और इसी बालाजी राघवन केस में क्या कहा गया था, जितने भी ये पुरस्कार है ये उपाधियां नहीं है, बल्कि एक प्रकार के क्या है, सम्मान है, सम्मान है। कौन सा, बालाजी राघवन केस। और इस केस में दोस्तों स्पष्ट कर दिया गया जितने पुरस्कार है ये उपाधियां नहीं है, बल्कि एक प्रकार के क्या है, सम्मान है, सम्मान है। तब से ये व्यवस्था बराबर चली आ रही, और किसी भी पुरुष को उपाधियां, पुरस्कार को उपाधियां नहीं माना गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और आगे बात करते हैं। थोड़ा इधर कर दे ताकि आपको दिखे सही से। अगला, अगला दोस्तों जो सवाल है उस पर आते, उपाधियों का उन्मूलन देखो आ गया, किस अनुच्छेद में मिलता था, अभी बताया 18। 17 में क्या, अस्पृश्यता। 16 में क्या है, सार्वजनिक पद पर भेदभाव नहीं, सार्वजनिक पद पर भेदभाव नहीं, ठीक है। फिर धर्म, जाति, रंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। 15 क्या है, धर्म, जाति, रंग, रूप, धर्म, जाति, रंग, रूप
के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और दोस्तों 15 में ये भी कहा गया है, किसी व्यक्ति को तालाब, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, सड़क के किनारे, पानी की टंकी के नीचे, सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोका नहीं जाएगा। पानी की टंकी के नीचे। तो आर्टिकल 15 में इतनी बातें कही गई। कौन कौन? धर्म, जाति, रंग, रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और किसी भी व्यक्ति को तालाब किनारे, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, पानी की टंकी के नीचे बैठा हो, सड़क के किनारे बैठा हो, किसी सार्वजनिक स्थल पर हो, तो उसको जाने से रोका नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगर रोका जाएगा तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन माना जाएगा। और उल्लंघन के लिए दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत शिकायत होगी सुप्रीम कोर्ट में, 226 के तहत शिकायत कहाँ होगी? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बातें और देखते हैं। आइए अगला जो सवाल दोस्तों है वो क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार है, कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। संपत्ति का अधिकार, ये दोस्तों हो जाएगा उत्तर बी। इसको हटा दिया गया था कब? 44वां संशोधन 1978 द्वारा। और इसे किसमें जोड़ा गया था? 300 का में अनुच्छेद। और कौन सा अधिकार बनाया था? कानूनी अधिकार। ठीक है। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है दोस्तों अनुच्छेद। क्लियर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है, और इसी 32 आर्टिकल को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा था दोस्तों? आत्मा कहा। क्यों कहा? क्योंकि शरीर से अगर आत्मा निकाल दे तो शरीर बेकार, वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निकाल दे तो मौलिक अधिकार बेकार। फिर इनकी रक्षा कौन करेगा? शिकायत कहां पर करोगे? इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा? संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को। तो इस सवाल का जो आंसर था बी आपका सही था, बी सही था। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। आइए अगला दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अगला जो है शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन। तो इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों? सी हो जाएगा। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 का, और इसमें दोस्तों क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क, ये दोस्तों इसमें बात कही गई है। और ये प्रावधान कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत। ठीक है, तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 86वां संविधान संशोधन सन 2000 के तहत। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अगला। मुझे लगता है दोस्तों फिर से वही आ गया, शिक्षा का अधिकार के अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा? 21 से कितने वर्ष? 6 से 14 वर्ष। ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या है दोस्तों? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय आदि पर कार पर नहीं रख सकते। अगर किसी बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम है तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? उसको किसी भी होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट, किसी जोखिम भरे कार्य या जोखिम भरा कार्य ना हो, भले उसे बैठना हो, लेकिन उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो उसको किसी भोजनालय, रेस्टोरेंट, होटल पर नहीं रख सकते हैं,
नहीं तो 24 आर्टिकल का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 21 अभी हमने बताया था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इस पर अभी चर्चा की थी, 6 अधिकार बताए थे, दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्लियर दोस्तों। अगला जो अनुच्छेद 22 है, तो ये क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास वकील करने का अधिकार होगा, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो अगर कहे अनुच्छेद 22 क्या है, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास वकील करने का अधिकार होगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। अगला अगला दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या है। लिखा हुआ है, मानव तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23। ठीक है, यानी महिलाओं की तस्करी करना, महिलाओं की तस्करी पर रोक है, बच्चों की तस्करी, बंधुआ मजदूरी कराना, कैसी कराना, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी। ठीक है, काम के बदले रुपए ना देना, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1900 कब आया था, 76 में, जना 56 में, ऐसा ही कुछ आया था। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में दोस्तों आया हुआ था। ठीक है, तो उस पर ये रोक लगाती। 25 अनुच्छेद क्या है, किसी भी धर्म को स्वीकार करना, किसी भी धर्म को स्वीकार करना, ठीक है, और उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, किसी भी धर्म को अपनाना, अनुच्छेद 25। और इसी से रिलेटेड एक 26 है, तो 26 अनुच्छेद में क्या है, धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता, तो धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता, कार्यों की स्वतंत्रता। 26 में किसी धर्म को अपनाना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, उस धर्म को स्वीकार करना, अनुच्छेद 25। और जिस धर्म को हमने अपना लिया उसके संबंधी धार्मिक कार्य करना, हवन कराना, पूजा कराना, भंडारा कराना, कथा भागवत पर्व मेले त्योहार, वो 26 में। 22 अभी बताया था, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो इस सवाल का बी उत्तर आपका सही था। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। अगला 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने पर प्रतिबंध। देखो अभी आ गया, अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 24 में है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, अन्य किसी जगह पर नहीं रख सकते। 25 में क्या था, धर्म को स्वीकार करना, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को स्वीकार करना, ठीक है, धार्मिक कार्य करना, कुछ भी करवा सकते हो धार्मिक कार्य। और 27 अगर इसी से आर्टिकल अगर 27 का है, तो अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य कर रहा है तो उस पर अगर दान दिया जाता है तो सरकार उस पर कर या टैक्स नहीं लगाएगी, कर या टैक्स नहीं लगाएगी। ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 27 में। धार्मिक कार्य पर दिए गए दान पर सरकार कर या टैक्स नहीं लगाई गई, किस पर कही गई, अनुच्छेद 27 में। 23 अभी बताया था, बलात् श्रम पर प्रतिषेध, मानव व्यवहार या बलात् श्रम पर प्रतिषेध। वही मैंने बताया था अभी, महिलाओं की तस्करी करना, बच्चों की तस्करी करना, काम के बदले रुपए ना देना, बंधुआ मजदूरी कराना, तो ये सब अनुच्छेद 23 में दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किसके तहत है, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो सी दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर था। 29-30 में क्या है,
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। क्लियर दोस्तों। 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, विरुद्ध अधिकार। क्लियर। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों किसमें? 19 से 22 में। ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार वो आपका किसमें है? 19 से 22 है। 19 से 22, 19 से 22। क्लियर। ठीक है। अनुच्छेद 29 दोस्तों क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है। या इसमें ये भी कहा गया भारत का कोई भी नागरिक अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को क्या कर सकता है? सुरक्षित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। ये बात दोस्तों किसमें कही गई है? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी ऐसे लोग जिनकी आबादी 50% से कम है, अल्पसंख्यक कहलाते हैं, हिंदू छोड़ के, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म। और कोई भी भारत का कोई भी नागरिक अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। वहीं दोस्तों अगर एक और अनुच्छेद बात कर लेते हैं, ये दोस्तों जो अनुच्छेद 30 आपको दिख रहा है, कौन सा? अनुच्छेद 30। इसमें दोस्तों अल्पसंख्यक की परिभाषा का वर्णन मिलता है, अल्पसंख्यक की परिभाषा का वर्णन। ठीक है, परिभाषा। तो अगर आपसे कहे अल्पसंख्यक की परिभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 30 में। कितने प्रकार के होते हैं अल्पसंख्यक? तो इसमें कहा गया है 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। किसके आधार पर? तो एक भाषा के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। तो अल्पसंख्यक 2 प्रकार के होते हैं, भाषा के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर। ठीक है। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 30 में है। ये 2 प्रकार के होते हैं, भाषा और धर्म के आधार पर। और कोई भी अगर अल्पसंख्यक अपना शैक्षणिक संस्थान खोलता है तो सरकार उसको अनुदान देने से मना नहीं करेगी। ये भी बात अनुच्छेद 30 में कही गई है। कोई भी अल्पसंख्यक अपना शैक्षणिक संस्थान खोलता है तो सरकार उसको अनुदान देने से मना नहीं करेगी, मना नहीं करेगी। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए अगला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण व्याख्या भी कर रहा, तो इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं बता ही चुका हूं, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है और अनुच्छेद 17 स्पष्टता का क्या करता है? अंत करता है। तो इस सवाल का जो आंसर था क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला, अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। कारण आते हैं, विदेशी नागरिक अनुच्छेद 19 के अधिकारों का दावा नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो कथन और कारण है तो सही दोनों, अगर देखा जाए। कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, ये दावा तो दोनों कर रहे। तो इसका मतलब अगर ये जो कारण लिखा हुआ है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा तो कौन सा सही हो जाएगा? कथन कारण दोनों सही, कारण ए विकल्प इसका भी हो जाएगा। ये दोस्तों देखो दिया हुआ है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, करता है। ठीक है, कर रहा है, क्योंकि वही तो लिखा अनुच्छेद 19 के अधिकारों का दावा नहीं करता, तो सही लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर नहीं बोल गया था। ठीक है। तो वो दावा नहीं करता मतलब सही लिखा हुआ है। तो कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस सवाल का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैंने सभी आर्टिकल आपको बताई दिए हुए। ठीक है। अगला, अनुच्छेद 21
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कारण में यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को क्या है, प्राप्त है, प्राप्त है। तो कारण दोस्तों गलत है, केवल भारतीय नागरिकों को कहां प्राप्त है, और भी लोगों को तो है 21, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी तो प्राप्त है। ठीक है, तो इसका मतलब कथन ए सही है, कारण गलत है, सी विकल्प में है। ठीक है, तो कथन सही है, कारण गलत है, तो इस सवाल का जो आंसर सी हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद 21, ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मौलिक अधिकार है। ठीक है, और कौन कौन से हैं, 14, 21 का। अब उसने यहां पर देखो 21 भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन उसने क्या कह दिया, केवल भारतीय, इसलिए कारण दोस्तों क्या था, गलत लिखा हुआ। तो इस सवाल का जो आंसर था दोस्तों क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों कुछ बातें और देख लो इस पर। अनुच्छेद दोस्तों जो 32 है, 32 इसमें इसके तहत दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को बंदी बनाना है बीएस कार्पस, अगर गिरफ्तारी का तरीका सही है तो ठीक है, गलत है तो न्यायालय उसे छोड़ सकती है। परमादेश यानी न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को दिया गया आदेश। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। प्रतिषेध यानी रोक लगाना, प्रतिषेध। और 5वीं जो रिट थी अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, रिट जारी की जाती है। किसी को बंदी बनाना, परमादेश अपना आदेश सरकार का, उत्प्रेषण उनके कार्यों के बारे में पूछना, प्रतिषेध रोक लगाना। अधिकार किस अधिकार से इस पर आ गए। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। एक सवाल और मैं बता देता हूं, हो सकता अगर पूछ दे तो। अगर दोस्तों आपसे कहे सूचना का अधिकार, मतदान का अधिकार, ये कैसे अधिकार है, सूचना और मतदान, तो ये दोनों दोस्तों कानूनी अधिकार हैं, कानूनी अधिकार है। तो सूचना का अधिकार और मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, और जब कानूनी ऑप्शन में ना दे तब आपको गैर संवैधानिक अधिकार पे टिक करना है। तो सूचना का अधिकार और मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, और जब कानूनी ऑप्शन में ना दे तब आपको गैर संवैधानिक अधिकार टिक करना है। क्लियर दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये दोस्तों मौलिक अधिकार की क्लास थी, और जो यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में जैसे जैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो मेरा जो भी नॉलेज है, जहां तक है, जिस तक है, मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। और मेरा पूर्णतः विश्वास है अगर मौलिक अधिकार से सवाल आया तो आपको इसी में से मिल जाएगा। तो कल दोस्तों हम लोग नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं दोस्तों हर एक चीज आपको समझ में आई होगी। तो अगर आई है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और आप लोग देखते रहिए, हमेशा पढ़ते भी रहिए, रिवाइज भी करते रहिए। जिनको पीसीएस और पैट देना सब इसी में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।